Okay, hello everyone. Welcome back to the channel. I am Dr. Mrinmoy, PGT first year at the Department of Physiology. In this video, I am going to talk about on hematology. हेमाटोलॉजी का प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैं एक के बाद एक प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। फिजियोलॉजी का ही प्रैक्टिकल सीरीज़ होगा। पहले हेमाटोलॉजी, उसके बाद हम शायद वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, कैसे हिस्ट्री टेकिंग एंड जनरल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ठीक है, शुरू हो रहा है हेमाटोलॉजी से। अब ये जो चीज़, जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, जो तस्वीर दिख रहा है, क्या इससे आप फैमिलियर हो? मैं शुरू करना चाहता हूँ कुछ इससे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक है प्लाज्मा, दूसरा है बाफी कोट, तीसरा है रेड सेल्स। ये क्या है एक्चुअली? देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ये एक टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब के पहले हम क्या किए थे, इसमें हम ब्लड डाले थे। ब्लड क्या होता है? ब्राइट रेड होता है हमारा ब्लड। तो रेड, पहले ये पूरा जो लेयर है ना, मतलब पूरा टेस्ट ट्यूब जो ये रेड कलर से ही भरती था। लेकिन जैसे हम इसको रख दिए, या फिर अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूज, इफ़ वी सेंट्रीफ्यूज इट एंड कीप इट लाइक दैट, देन क्या होगा कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लड के अंदर भारी और हल्का कुछ चीज़ें होता है, बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स रहता है। हम जानेंगे क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है ब्लड में। सबसे पहले देख ले तो क्या उससे क्या 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 पता चलता है। जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे रहेगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट करेगा, और ऊपर हल्का वाला रहेगा। तो देखो, नीचे भारी में से क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स आता है, ठीक है ना। तो रेड ब्लड सेल सबसे नीचे रहता है। अगर हम ऐसे रख देते हैं तो उसका, और बीच में क्या रहता है? बफी कोट में रहता है WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो देख सकते हो रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट कितना ज़्यादा होता है कंपेयर टू WBC एंड प्लेटलेट्स। इसके वैल्यूज़ भी हम जानेंगे बाद में। और इसके बाद ऊपर जो दिखता है ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है, और स्लाइटली एक येलोइश टिंज रहता है। इतना येलोइश नहीं रहता है, स्लाइटली येलोइश टिंज रहता है, और काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्लाज्मा। ये होता है हमारा फ्लूइड कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट होता है बफी कोट एंड रेड ब्लड सेल कंपोनेंट, इसे हम बोलते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे हेमाटोलॉजी का इंट्रोडक्टरी वीडियो से। इसमें और क्या क्या इसे हम जानते हैं इन डिटेल में। ओके, तो हेमाटोलॉजी क्या होता है? हेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, तो अभी ये ब्लड क्या होता है? ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है? ये इसका प्रेजेंस कहाँ पे रहता है? इट फील्स द हार्ट में रहता है, एंड ब्लड वेसल पे, है ना। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट फील्स द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। अभी आ जाती है इसका अमाउंट। तो अमाउंट कितना होता है ब्लड का हमारे बॉडी में? टेक अ वाइल्ड गेस। खून कितना होता है? रफली अराउंड 8% ऑफ बॉडी वेट। और जिनमें से दो कंपोनेंट होता है, मैंने पहले बताया, वो प्लाज्मा जो लिक्विड कंपोनेंट है, और दूसरा होता है कॉर्पस्कुलर कंपोनेंट। तो प्लाज्मा इनमें से होता है तो 5% ऑफ द बॉडी वेट। देखो, टोटल जो ब्लड है, अगर हम ब्लड लेते हैं, ब्लड का अगर कंपोनेंट देखते हैं, तो एक होता है 55% जो कि है प्लाज्मा और फ्लूइड कंपोनेंट, और दूसरा आता है ऑलमोस्ट 45% जो होता है क्या? सेल्यूलर कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पसल। ये जो है, ये वाला, ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 8%, और ये 5% ऑफ द बॉडी वेट इज द प्लाज्मा। अगर इसे हम अमाउंट में देखें तो कितना होगा? अगर हम किसी का बॉडी वेट सपोज मान लेते हैं कि एडल्ट का बॉडी वेट, एडल्ट मेल में 70 kg बॉडी वेट पकड़ के चलते हैं। सपोज 70 kg बॉडी वेट अगर किसी का है, तो उसका ब्लड कितना होगा बताओ? 8% करो, 5.6 लीटर हो रहा है। देखो, 5 लीटर से 5.5 लीटर ब्लड रहता है। तो ये होता है ब्लड वॉल्यूम, जिनमें से 55% होगा हमारा फ्लूइड कंपोनेंट। तो अभी यहाँ पे हम एक चीज़ तो बता ही दिए हैं कि कंपोनेंट्स क्या है ब्लड का। एक है प्लाज्मा कंपोनेंट, दूसरा होता है सेलुलर कंपोनेंट। ये सेलुलर कंपोनेंट को हमको डिटेल्स में जानना है। तो सेलुलर कंपोनेंट में क्या क्या आता है? देखो, एक आता है RBC और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसको हम और एक क्या नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट। दूसरा आता है क्या? WBC और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसी का हम क्या नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। और तीसरा क्या आता है? प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 कॉर्पसल्स हैं, मतलब सेलुलर कंपोनेंट में मेनली। यहाँ में जो है RBC जो है, इसका कोई सब टाइप नहीं होता है, प्लेटलेट का भी नहीं होता है। लेकिन WBC अगेन हैज़ 5 मेन सब टाइप। ओके, 5 टाइप्स ऑफ WBCs आर देयर। तो WBC क्या क्या है?
एक होता है, अगर हम क्लासिफिकेशन करें, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, मतलब जिनमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, और दूसरा होता है एक ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट तीन होता है। एक क्या क्या होता है बताओ? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ओके, तीन है हमारा ग्रैन्युलोसाइट, और एक ग्रैन्युलोसाइट मतलब साइटोप्लाज्म में एक्चुअली कोई ग्रैन्यूल रहता ही नहीं। तो ऐसा कौन सा है? लिम्फोसाइट, और दूसरा मोनोसाइट। अभी आ जाता है इनका, ये जो कर्पासल्स है इनके डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं। इसका साइज़ कितना होता है, अमाउंट कितना होता है, क्वांटिटीज़, तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आरबीसीज पे। इनका अमाउंट कितना होता है, यहाँ पे दे देते हैं अमाउंट, यहाँ पे दे देते हैं साइज़, और यहाँ पे ब्रॉड फंक्शंस। तो अमाउंट आरबीसी का कितना, ये मिलियंस पे होता है, ठीक है। याद रखना है कि इनका मैंने क्या दिखाया था यहाँ पे, ये देखो इतना ज़्यादा आरबीसी रहता है कंपेयर टू, देखो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, कितना टाइम ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा रहता है, द मोस्ट न्यूमेरस आर द आरबीसीज। सो मिलियंस में रहता है ये 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर और पर मिलीमीटर क्यूब। कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों ने मत लिखना। तो यूनिट क्या है? 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर और पर मिलीमीटर क्यूब। एक्चुअली क्या होता है, जब पूछा जाता है कि आरबीसीज का वैल्यू बताओ कितना होता है ब्लड में, तो बोलता है 4.5 to 6 मिलियन। तो 6 मिलियन क्या मतलब, यूनिट बताना होगा पर माइक्रोलीटर और पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे बताना है। इसका साइज़ क्या कितना होता है? सबसे छोटा भी नहीं होता है, सबसे बड़ा भी नहीं होता है, ये मीडियम साइज्ड कॉर्पसल्स होता है। ये होता है 7 to 8 माइक्रॉन और माइक्रोमीटर, ठीक है। 7 to 8 माइक्रोमीटर इन साइज होता है आरबीसी। इसका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? गैसियस ट्रांसपोर्ट ना, फ्रॉम ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पे लेता है? लंग टू टिश्यूज, एंड CO2 ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। इतना तक क्लियर है? चलो अभी WBCs पे आता है। WBCs का अमाउंट कितना होता है बताओ? WBCs का अमाउंट होता है सबसे कम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होता है, आरबीसी सबसे ज़्यादा, WBC सबसे कम होता है। ये 1000 में होता है, 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर, लेकिन साइज़ में सबसे बड़ा होता है। ओके, नंबर में सबसे कम लेकिन साइज़ में सबसे बड़ा। तो इसका रेंज होता है 8 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है इसका साइज़। ओके, एक्चुअली साइज़ क्या है? ये तो डायमीटर साइज़ अगर बोले, ये तो कर्पासले से गोल गोल होता है, ठीक है। तो गोल हम इसको डायमीटर मापते हैं। तो डायमीटर इसका आरबीसी का 7 to 8 माइक्रोमीटर है, WBC का 8 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? हमारा डिफेंस, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये। मतलब बहुत सारे जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में इसका इन लोगों का काउंट ज़्यादा बढ़ता है। फैगोसाइटोसिस मतलब इन्फेक्शन के एलिमिनेट करने के लिए इसका, ये हम लोग हमारा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। तो दिस आर द मेन फंक्शंस। अभी आ जाता है WBCs का, यहाँ पे ख़त्म नहीं है, वो हम 5 बताए थे ना, सब टाइप, जो 5 टाइप का WBCs होता है उन पे आते हैं। तो उनका भी परसेंटेज जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक जो सब टाइप जो है, टाइप का जो WBC है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक सिचुएशन कंडीशन पे उनका वैल्यू ज़्यादा या फिर कम होता रहता है, ठीक है। तो क्या क्या, एक पहले है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना होता है? टोटल ये जो 4000 है, ये तो एब्सोल्यूट काउंट है, इनमें से 40% to 70% होता है न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट सेकंड पे आता है, ठीक है। ये कितना होता है? 20 to 40% होता है लिम्फोसाइट। इसके बाद आता है मोनोसाइट। ब्लड में जो मोनोसाइट होते हैं वो 2 to 8% होता है ब्लड में। इओसिनोफिल कितना रहता है? ये रहता है 1 to 4%, किसी बुक में 1 to 6% भी लिखा रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, बेसोफिल सबसे कम रहता है, लेस देन 1%। ओके, इसको भूलना नहीं। नॉर्मली अगर हमारा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर किया जाए तो हार्डली वहाँ पे ये बेसोफिल दिखेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज लेस देन 1, 0 भी रह सकता है ना, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि बेसोफिल कम रहता है हमारा बॉडी में बहुत। इनका वैल्यूज़ कब कितना ज़्यादा घटता है बढ़ता है वो हम बाद में किसी और वीडियोस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे
जस्ट कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्लेटलेट पे। प्लेटलेट्स ये क्या है? ये थ्रोम्बोसाइट्स, ये छोटा छोटा डॉट डॉट कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली पूरा सेल भी नहीं होता है, सेल का फ्रैगमेंट्स होता है मेनली प्लेटलेट्स। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 to 4 माइक्रोमीटर होता है साइज़, ठीक है। सॉरी, ये तो अमाउंट का कलम है। ये अमाउंट कितना रहता है इसका? ये देखो, WBC सबसे कम, RBC सबसे ज़्यादा, तो इसका बीच में आता है प्लेटलेट्स। ये मिलियन पे है, ये हज़ार पे है, तो बीच में क्या आएगा? लैक्स पे, लाख। 1.5 लैक्स टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर, तो लाखों में ये है, ये मिलियन में है, ये हज़ार में है। साइज़ कितना होगा? 1 to 4 माइक्रोमीटर, ज़्यादा नहीं होता, सबसे छोटा होता है। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट कॉर्पस्कुलर सेलुलर एलिमेंट्स। नाउ फंक्शन क्या होता है? इसको ब्लीडिंग को बंद करता है, इसका मेन फंक्शन है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो चलो, तो ये हो गया सेलुलर कंपोनेंट। अभी आ जाते हैं फ्लूइड कंपोनेंट पे। यहाँ पे कुछ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो जानना ज़रूरी है। तो फ्लूइड में एक्चुअली हम बोले थे कि क्या होता है, ये प्लाज्मा होता है हमारा फ्लूइड कंपोनेंट ना, सही है। लेकिन और एक बात जानना ज़रूरी है, सीरम नाम सुने हो? सीरम, ये भी फ्लूइड कंपोनेंट है। क्या फ़र्क है प्लाज्मा वर्सेस सीरम में? दोनों एक ही चीज़ है क्या? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो डायग्राम में हम दिखाए थे, ये जो है, तो रुको थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे बताओ, ये जो ऊपर है प्लाज्मा लिखा है, और यहाँ पे कॉर्पस्कुलस रेड सेल्स ऐसा कुछ लिखा है, मतलब कॉर्पस्कुलस लिखा हुआ है, ऊपर प्लाज्मा है। ये सीरम भी हो सकता है ना, हम सीरम बोलते हैं बहुत बार, कभी कभी प्लाज्मा बोलते हैं। वो क्या फ़र्क है वो हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, ये क्या सिचुएशन था, हम बताए थे पहले। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड डाले थे, लेकिन एक बात आपको नहीं बताया था कि ये टेस्ट ट्यूब में पहले से एंटीकोएगुलेंट डाला हुआ था। तो अगर पहले एंटीकोएगुलेंट डाला रहता है, उसमें अगर डालते हैं ब्लड, तो ब्लड कोएगुलेट नहीं करता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट करता है। मैंने क्या बोला, ये ब्लड पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट किया गया था आइदर बाई सेंट्रीफ्यूगेशन और बाई, मतलब ऐसे रख दिया तो भारी पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। तो नॉन कोएगुलेटेड ब्लड में पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाते हैं, लेकिन जो ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, मतलब क्लॉट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर इसमें एंटीकोएगुलेंट नहीं डालते तो क्या होता कि नीचे, मतलब तो वो ब्लड कोएगुलेट कर जाता। कोएगुलेट करने के बाद क्या होता, एक फ्लूइड पार्ट अलग होके रह जाता, और एक पार्ट रहता जहाँ पे क्लॉटेड सैंपल्स रहते हैं, क्लॉटेड मटेरियल्स हैं। तो ये जो पार्ट अलग हुआ फ्लूइड इन द कोएगुलेटेड ब्लड, वो होता है सीरम। तो बेसिकली क्या है, प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा एक्चुअली सीरम होता है, सीरम प्लस फिब्रिनोजन प्लस क्लॉटिंग फैक्टर। देखो, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर्स ही होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। फिब्रिनोजन इस टाइप, ये फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर 1 होता है। बाकी जो 12 है, एक्चुअली बाकी और 11 है, लेकिन नेमिंग 13 तक है, ठीक है। तो बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, रेस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स विथ फिब्रिनोजन, ये मिलके प्लाज्मा फॉर्म करते हैं सीरम के साथ। तो सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब समझ में आया? तो प्लाज्मा कब ज़रूरी है? जब हमें, मतलब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स टेस्ट करने की ज़रूरत है, और मतलब कोई और पर्पस के लिए, लाइक हमारे यहाँ पे ये जो था, जो पहले जो दिखाए थे डायग्राम, ये जो है, ये एक्चुअली पैक्ड सेल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं। ये एक्चुअली पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब प्रोसीडियर्स और टेक्निक्स हैं जहाँ पे प्लाज्मा रखना ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम प्लाज्मा रखने के लिए क्या करना होता है, पहले एंटीकोएगुलेटेड सैंपल डालना होता है, मतलब एंटीकोएगुलेंट डालना होता है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। और सीरम क्या है, वो अलग फ्लूइड पार्टिकल्स है जहाँ पे सभी कुछ प्लाज्मा का रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स रहता है। लाइक प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, देखो सीरम में क्या क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, दूसरा क्या रहता है वो बोलो, मेटाबोलाइट्स रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रहता है, हार्मोन्स रहता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट। तो प्लाज्मा में हम कब करेंगे, जब हमें ये सारे टेस्ट चाहिए होता है। लाइक तुम्हारा किसमें, PTINR एक टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम
और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, मतलब ये एक क्लॉटिंग फैक्टर्स का ब्लड कोएगुलेशन टेस्ट है ये। तो कोएगुलेशन टेस्ट के लिए हमें प्लाज्मा चाहिए, वहाँ पे हम एंटी कोएगुलेटेड सैंपल रखते हैं, क्या कोएगुलेंट मटेरियल रखते हैं, वहाँ पे ब्लड का कोएगुलेट नहीं होता है, उसको हम टेस्ट के लिए फर्दर भेजते हैं। तो सीरम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं जो प्लाज्मा में रहता है, एक्सेप्ट फिब्रिनोजन एंड सम क्लॉटिंग फैक्टर्स। नाउ लास्ट पार्ट हम बोलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम ये जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, वो बहुत सारे टेक्निक होता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का। तो स्पेसिमेन कलेक्शन मतलब क्या है, ब्लड कलेक्शन। ये टेक्निक कौन सा हो सकता है, बहुत टाइप का होता है। लाइक तुम्हारा कैपिलरी ब्लड होता है एक, दूसरा होता है वेनस ब्लड, तीसरा है आर्टेरियल ब्लड। तो हार्ट से आर्टरी जाता है, कैपिलरीज फॉर्म करता है टिश्यू में, वहाँ से वेन आता है। तो ये तीनों ही लोकेशन है ब्लड वेसल में। तो वही तीनों लोकेशन से हम ब्लड वेरियस टेक्निक से हम मतलब वो सैंपल ले सकते हैं। तो कैपिलरी सैंपल कैसे लेता है, बाय फिंगर टिप, फ्रॉम द फिंगर टिप से। ये इसको अगर हम पंक्चर करेंगे, फिंगर टिप पंक्चर, तो जो ब्लड निकलता है, लाइक तुम्हारे यहाँ पे अगर ये फिंगर टिप में अगर कोई नीडल से प्रिक किया जाए तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो होगा कैपिलरी ब्लड, है ना। वेनस ब्लड कहाँ से आता है, ऑब्वियसली थ्रू द वेन्स। आर्टेरियल ब्लड फ्रॉम द आर्टरी। लेकिन मोस्ट ऑफ द हेमाटोलॉजिक स्टडीज़ में ये दोनों प्रोसीजर कैपिलरी और वेनस ब्लड में हो जाता है। आर्टेरियल ब्लड बहुत ही कम इंस्टेंसेस में लगता है। तो कैपिलरी ब्लड जो, अब सोचो यहाँ पे हम अगर प्रिक करते हैं, जो ब्लड निकलेगा वो उसका अमाउंट ना बहुत कम होता है। तो जहाँ पे लाइक बहुत कम ब्लड में भी हमारा टेस्ट हो जाएगा, हाँ, तो उसमें हम लेते हैं ये वाला कैपिलरी ब्लड कम। लेकिन जहाँ पे ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है वो उसमें वेनस ब्लड लेते हैं। देखो ये जो कैपिलरी ब्लड है, इसका टेक्निक के लिए, मतलब इसका जो कलेक्शन के लिए, इसके फिंगर टिप के अलावा और भी जगह है, लाइक हील प्रिक, और इसमें और क्या आता है, ईयर लोब आता है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ से हम ये कैपिलरी ब्लड ले सकते हैं। लाइक हील प्रिक करते हैं हम, लाइक इन्फेंट्स पे क्यों करते हैं ये हील प्रिक, इन्फेंट में क्यों करना होता है, क्योंकि एक तो इन्फेंट का फिंगर बहुत छोटा, वो तो इम्पोर्टेंट कारण नहीं है एक्चुअली। इन्फेंट में जो फिंगर टिप में ब्लड सप्लाई बहुत कम रहता है उसमें। और दूसरा बात, और एक चीज़ है, उनके जो ब्लड्स ज़्यादा अगर ज़रूरत है तब भी हम हील प्रिक ही करते हैं, वेनस ब्लड भी नहीं लेते हैं उनका, क्योंकि वेनस ब्लड से ज़्यादा ब्लड ड्रॉ हो जाएगा। देखो हमने क्या बोला, 8% ऑफ द बॉडी वेट ब्लड रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो लाइक मान लो एक इन्फेंट है जिसका बॉडी वेट 3 kg है, उनमें ब्लड कितना रहेगा, ओनली 240 ml, समझ रहे हो। वहाँ से अगर हम वेन से अगर ब्लड लिए, लाइक 5 ml निकल गया तो कितना हो गया, वो बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए। हमारे क्या है, 5 लीटर है, 5 लीटर से 5 ml 10 ml कितना, 20 ml भी ले लो, कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका 250 ml से भी कम है, तो 250 ml से भी कम है, उसमें 5 ml चला गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, उनको भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हें वो हील प्रिक से ही वो ब्लड ले लिया जाता है। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, यही बताना था। और बाकी तो हम लास्ट में बता दिए थे कि ये वाला जो है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, कि अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और विथ एंटीकोएगुलेटेड मतलब सब्सटेंस है, एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस है, तो ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा। तो वो तब ब्लड ये 3 लेयर पे डिवाइड हो जाएगा। एक होता है बॉटम मोस्ट लेयर रेड ब्लड सेल्स, बीच में आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और सबसे ऊपर रहता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ऐसे हम ब्लड कंपोनेंट्स को अलग अलग करके हम स्टडी करते हैं। जहाँ पे हम प्लाज्मा चाहिए तो यहाँ से ले लेते हैं, अगर आरबीसी इसका चाहिए तो यहाँ से ले लेते हैं, बाफीकोट का सैम्पलिंग चाहिए तो यहाँ से ले लेते हैं, बीच वाले लेयर्स हैं। तो चलो इंट्रोडक्टरी वीडियो था ये रेड ब्लड से, मतलब हेमाटोलॉजी का। तो बाकी वीडियोस में हम फर्दर ऐसे टेक्निक्स जानेंगे, लाइक तुम्हारा ब्लड में, मतलब हेमाटोलॉजी में मेजर टेस्ट होते हैं, लाइक कैसे एस्टिमेशन करना होता है आरबीसीज, टोटल आरबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट, ऐसे बहुत सारा माइनर टेस्ट भी, लाइक हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, वो हम बाद में सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम अपलोड करते रहेंगे, वहाँ पे डिटेल्स में डालते रहेंगे। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, ऑब्वियसली एकदम बेझिझक कमेंट्स में पूछिए, दे धड़ाधड़ पूछिए। अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।